सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ त्रिलोक झा जी को कि उनका ये प्रोग्राम, पिछला प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, उससे पिछला भी बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है और उनके सहयोगी अरुण अग्रवाल जी, उनके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे रहे। उनका रोनी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मंच पर उपस्थित शैलेंद्र पांडे जी, अनिल मित्रा जी, अश्विनी गौतम जी, मानवेंद्र जी, सैफाली जी, प्रणव जी, पद्म उपाध्याय जी, बड़े पुराने हमारे सीनियर तांत्रिक भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। भाई राखी जी, आप इनको टीवी चैनल पर देखती हैं, हमारे साथ भी बहुत डिबेटों में देखा होगा, और साथ में अलका जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधुओं, आज आप यहाँ पर आए हैं कुछ न कुछ सीखने के लिए, अपने ज्ञान को बांटने के लिए। मंच पर जो लोग बैठे होते हैं वो अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, अपनी रिसर्चेज को शेयर करते हैं, और किसी भी ज्योतिष सम्मेलन का उद्देश्य ये होता है कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को बांटा जाए। क्योंकि कभी कभी ज्ञान की बातें जिंदगी पलट देती है। ऐसी बात एक बार मैंने कहानी सुनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, और प्रोग्राम त्रिलोक झा जी का और आदित्य झा जी का ही था। क्योंकि जो अच्छा श्रोता हो सकता है वो अच्छा वक्ता भी हो सकता है। जब आप सुनोगे नहीं तो आप क्या बोलोगे फिर? आज तो हम यहां से बोल रहे हैं, आज हम यहां पर चीफ गेस्ट हैं, कल को आप भी यहां पर आओगे, और जब कुछ बोलने को नहीं होगा तो फिर खाली हाथ चले जाओगे, 2 मिनट खड़े होगे फिर चले जाओगे। तो मित्रों, अनुभव शेयर किए जाते हैं यहां पर, और हमारा उद्देश्य रहता है कि इतने पुराने हम हो चुके हैं, इतनी सैकड़ों किताबों का अध्ययन किया है, और लाखों लोग हमसे मिले हुए हैं। जैसे कभी थोड़ी देर पहले मानवेंद्र जी ने कहा था कि हमारे पास लोग आते हैं तो वो अनुभव भी दे के जाते हैं, उनकी सोच होती है। भिन्न प्रकार के लोगों का अनुभव होता है। एस्ट्रोलॉजी जो है एक ऐसा ज्ञान है जिसको वेदों का नेत्र बोला जाता है। कल मैं भारत 24 टीवी के ऊपर लाइव था, वहां एक प्रोग्राम चलता है, मेरा धर्म मेरा ईमान। उस प्रोग्राम में एक मुसलमान धर्मगुरु होता है और एक हिंदू धर्मगुरु होता है। मुसलमान धर्मगुरु को तमिलनाडु से बुलाया गया था, उर्दू के स्पेशलिस्ट थे, बड़ा ज्ञान था, और कुरान को उन्होंने, असली कुरान जो फारसी में होती है, उसको तमिल में और हिंदी में कन्वर्ट और उर्दू में कन्वर्ट किया था। मेरे साथ बैठे थे, अब दोनों आमने सामने बैठे थे। बात की शुरुआत पहले करे कौन? अगर मैं करूं तो मैं नीचा, और अगर वो करें तो वो नीचा। दोनों की ईगो क्लैश कर रही थी, लेकिन बैठे रहे। मैं कहा मैं तो बेटा बोलने वाला हूं नहीं। अंत में उन्होंने शुरू कर दी कि आप कौन? मैं कहा मैं डॉक्टर रावत धर्मगुरु हूं, और मैं किस प्रोग्राम के लिए आया हूं? बोले मैं भी इस प्रोग्राम के लिए आया हूं। बात की शुरुआत हो गई। उन्होंने मुझे 2 किताबें दी, छोटी छोटी कुरान की। बोले इनको पढ़ना। मैं कहा मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है, मैं तो अभी पढ़ता हूं। मैंने उसकी इंडेक्स पढ़ी, इंडेक्स को पढ़ते 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 रिजेक्ट करता चला गया सारी इंडेक्स को। अंत में 61 नंबर और 62 नंबर के पेज पर मेरा ध्यान चला गया। उसमें लिखा हुआ था कि 1400 वर्ष पहले कुरान आई, तो कुरान ने ये बताया संसार को
कि ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कुरान ने 1400 वर्ष पहले बताया कि चांद तारे क्या हैं, हम कैसे पैदा हुए 1400 वर्ष पहले पता चला, उससे पहले तो पता ही नहीं था। मैंने उठा के किताब पटक दी, बोला आपने ये बेअदबी से क्यों पटक दी रावत जी? मैं कहा इसमें है ही बेअदबी। बोला क्यों? मैं कहा कुरान लिख रही है कि 1400 वर्ष पहले पता चला इस दुनिया को कि ये ग्रह तारे हैं क्या, चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है ना, पृथ्वी क्या है, और इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोक और हैं। मैं कहा हमारे यहां तो 7 लोगों की कल्पना बहुत पहले से। बोला आपने इसकी बेअदबी क्यों की? मैं कहा इसलिए किया कि झूठ है, ये किताब पाखंड है। बोला कैसे? मैं कहा हमारा चल रहा है सम्मत 2080 अब आने वाला है, और 2080 से हमारा पंचांग चल रहा है, और उस पंचांग में लिखा होता है राशि, नक्षत्र, वार, करण, योग, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और ग्रहण का विवरण लिखा होता है कौन से टाइम पे किस समय पर ग्रहण होगा। और तुम कहते हो 1400 वर्ष पहले पता चला। तो बेचारे परेशान हो गए। उनके साथ एक उनका असिस्टेंट भी था। वो अटेंडेंट बोला मेरे से, अच्छा ये बताओ आपके यहां पर सूद को कैसा मानते हैं? सूद, ब्याज। मैं कहा हमारे यहां तो अच्छा मानते। मुझे पता था इनके यहां नहीं मानते। मैंने जानबूझ के कहा, मैं कहा हमारे यहां तो बहुत अच्छा है कि अगर सूद ना होता तो ये स्टेट बैंक ना होती, ये पंजाब नेशनल बैंक ना होती, ये बजाज फाइनेंस ना होती, LIC ना होती। मैं कहा हमारे यहां सूद को बड़ा बढ़िया माना गया है, बशर्ते सही तरीके से लिया जाए और सही तरीके से दिया जाए। बोला हमारे यहां तो पाप है। मैं कहा अच्छा, मैं तुम्हारे यहां पाप क्यों है? बोला हमारे यहां पाप है, अल्लाह ने कहा है। मैं कहा अल्लाह ने गलत बोला है। मैं सूद बहुत बढ़िया है। मैंने कहा तुमसे मैंने 1000 रुपए लिए, 1000 रुपए का मैंने बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस से मैंने 2000 कमाए, 1000 तुम्हें वापस कर दिया, 1000 रुपए मैंने सेव कर लिए, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो इकोनॉमिक सिस्टम है। तो उनका जो अटेंडेंट था फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगा। मैं कहा नो, मैं कहा इंग्लिश से मुझे अंडर प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात का जवाब दो। मैंने तुमसे 1000 रुपए लिया, उस 1000 रुपए से मैंने तुम्हारा सूद भी दे दिया, मैंने अपने बच्चे भी पढ़ा लिए, फीस भी जमा कर दी, और मैंने तुम्हें दुआ भी दी कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो। मैं कहा ये अच्छा है या ये वाला बिजनेस अच्छा है कि मैंने 100 बकरे पाले, उनको खिलाया पिलाया, और बकरीद के दिन उनको सबको 5-5 हजार रुपए बेच के गर्दन कटवा दी, और उन बकरों का पाप मुझे लगा। कौन सा पाप है बताओ? अब तो बेचारे परेशान हो गए। बोले हम फिर कभी बहस करेंगे। मैं रुको, अभी रुकिए, बहस अभी जारी रहने दो। वो बेचारे फिर पीछे छुड़ा के चले गए। तो मित्रों, हमारा जो ज्ञान है ना, ये बड़ा पवित्र ज्ञान है। ज्योतिष नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोग इसको बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। कल किसी का कॉल आया VIP का कि सर आप हमारे घर पे आ सकते हैं कुंडली देखने के लिए। मैं कहा नहीं भाई। बोले क्यों? मैं कहा मेरा प्रोटोकॉल है, मैं जैसे तुम्हारे मंत्री का प्रोटोकॉल है ना, वो मेरे पास नहीं आ सकता कमांडो के साथ, मेरा भी प्रोटोकॉल है, मैं किसी का कुंडली देखने ऐसे नहीं जा सकता। मैं कहा ज्योतिष की भी एक गरमार है, वेदों का 6ठा अंग है, वेदों का अध्ययन करने के लिए 6 चीजों की आवश्यकता है। अगर आप वेदों का अध्ययन करना चाहते हो तो आपको संस्कृत की व्याकरण आनी चाहिए, व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप संधि विच्छेद करके आप किसी चीज की जानकारी दे सकते हैं। उसके लयबद्ध तरीके आने चाहिए आपके पास। और मैं कहा 6ठा अंग तो ज्योतिष इसलिए है
कि बिना मुहूर्त के, बिना अंतरिक्ष के अंदर कौन सा अमृत सिद्धि योग बन रहा है, अंतरिक्ष में कौन कौन से अच्छे योग बन रहे हैं, बिना उसके किसी चीज की पूर्ति नहीं होती है। मैं मुहूर्तों का बहुत बड़ा इसमें रहस्य होता है। तो मित्रों, ज्योतिष ज्ञान है, इसको बड़े आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। अब मैं इस विषय के ऊपर आपको सूत्र दूंगा, कुछ अनुभव भी शेयर करूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलूंगा तो मैं तो बोल के चला जाऊंगा, तो मेरा तो काम ही रोज का यही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जनता में से आप मेरे भाई हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको भी बड़ा ज्ञान है, आपको कहीं प्रोडिक्शन करने में अटकाव आता है, कहीं महादशा में, अंतरदशा में, कुंडली मिलान में, मंगलिक योग में देखें कि न देखें, मंगलिक से कौन सा कटता है कि नहीं कटता है, पंचांग में क्या लिखा है, किसी प्रकार की अगर आपको किसी तरह की कोई हिचक होती है तो मैं उस विषय पर बोलूं। एक तो होता है कि मैं अपनी तरफ से ही बोलूं कि सभी वक्ता बोल के जाते हैं, अपनी बात रख के चले जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर आप कोई टॉपिक देते हैं, आपके दिमाग में कोई टॉपिक ऐसा आता है तो मैं उसके ऊपर बोलूं। नहीं तो मैं तो जैसा मेरे पास अनुभव है, मैं पब्लिक को जैसा ज्ञान देता हूं उसी प्रकार से आपको जानकारी दूंगा। अभी आपको मानवेंद्र जी ने बताया था स्टार्टिंग में कुंडली मिलान में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कुंडली कैसे मिलानी चाहिए, कुंडली का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, कौन कौन से योग देखने चाहिए, उन योगों की वजह से जीवन कैसे तबाह होता है, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, 50 साल एक जोड़े को साथ में जीना होता है, 50 साल अगर उनका विचार नहीं मिलते हैं तो फिर जीवन किस प्रकार से नर्क बन जाता है। एक ज्योतिषी के ऊपर, एक ज्योतिषी के एक इशारे पर, एक उसकी सलाह के ऊपर हम 50 साल तक जीते हैं। तो आपका ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, आप अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए। एक आईएएस मेरे पास आता है, एक लड़की जज मेरे पास आती है, दोनों की कुंडली मुझे मिलानी है और उनकी जीवन की जो आधार है वो हमारे ऊपर टिका हुआ है। इसलिए हमें खाली वहां पर गुण मिला दिए, मिल गए आपके 20, 22, 30, उससे काम नहीं चलेगा। इन सबके वैज्ञानिक आधार होते हैं। जीवन में कुंडली के ऊपर लगन नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा है या राशि नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा है। लगन नक्षत्र यानी जिस समय लगन में आप जिसमें पैदा हुए वो नक्षत्र कौन सा था, और जिस समय चंद्रमा जहां चल रहा था वो नक्षत्र कौन सा था। इन दोनों पर किसका ज्यादा प्रभाव है ये जानना चाहती हैं। ये हमारा शरीर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल, ये विजिबल है, इसको लगन बोलेंगे। यानी ये कौन से नक्षत्र में बनाया गया, इसका शरीर का फॉर्मेशन, जब ये शरीर से बाहर आया उस समय का जो नक्षत्र है वो क्या था, इसका बनाने वाला नक्षत्र कौन सा था, इसके अंदर जो नेटवर्क डला हुआ है एयरटेल का, वोडाफोन का, जियो का, वो जो नेटवर्क है वो सिम कब डली, वो जो नक्षत्र बोला जाएगा उसको बोलेंगे हम चंद्र नक्षत्र। यानी हमारा जो ये शरीर है, ये जो शरीर बनता है उस समय पर नक्षत्र कौन सा था, ये लगन नक्षत्र बोला जाएगा। और जो मेरा मन है, अंदर जो मेरे विचार आते हैं, वो विचार जो होते हैं मेरे, वो चंद्र नक्षत्र से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारी दशाएं और अंतरदशाएं, हमारे नक्षत्र पर ग्रहों का प्रभाव की शुरुआत महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनकी जो शुरुआत होती है वो हमारे राशि नक्षत्र से होती है। जो हमारा लगन नक्षत्र है वो हमारी बीमारियां बता देगा कि इस मोबाइल में क्या कमी है। लगन के अंदर जो ग्रह नक्षत्र है उसके ऊपर से जो ग्रह मूव करके जाएगा गोचर में, तो आपके शरीर पर पीड़ा होगी।
और जब आपके मन के नक्षत्र के ऊपर से जो कोई ग्रह जाएगा तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, राहु का मूवमेंट, उसके ऊपर से उसका प्रभाव चला जाएगा। जैसे कभी मेष राशि के अंदर राहु चल रहा है, जिसकी मेष लगन होगी, उस मेष लगन के अंदर राहु जो चल रहा है तो वो आपके ब्रेन को प्रभावित करेगा। और इसके अंदर अश्विनी, भरणी, कृतिका का एक चरण आता है, और जिस समय पर राहु कृतिका के पहले चरण के ऊपर मूवमेंट करेगा, उसी समय आपके सिर के अंदर ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बन जाएगी। तो ये प्रभाव तो आएगा आपका लगन नक्षत्र के ऊपर से। और अगर हम बात करेंगे राशि नक्षत्र की बात करेंगे तो उस पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया, और जो हमारी चंद्र राशि होती है, जब जन्म के समय पर जहां पर चंद्रमा होता है उसके ऊपर से कोई भी ग्रह घूम करके जाएगा, उस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। आप ये मत सोचिए कि खाली आपके ऊपर मकर राशि के ऊपर, कुंभ राशि पर या मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, या कर्क राशि या वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। इतने से ही प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम बहुत कुछ होती है ज्योतिष में। आज जिनकी मेष राशि है, जिनका चंद्रमा मेष राशि में था, उन व्यक्तियों को भी टेंशन कम नहीं है, क्योंकि उनके चंद्रमा मेष में था और उस मेष के ऊपर से राहु का मूवमेंट जा रहा है। इसका मतलब उनको भी टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल तनाव उनको भी बना हुआ है। जब उनके ऊपर 7.5 हो या ना हो, शनि की ढैया हो या ना हो, फिर भी टेंशन रहेगी। और जिनकी मीन राशि है, मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 इस समय सिर के ऊपर चल रही है, लेकिन मीन राशि में इस समय गुरु का गोचर भी है, अपनी राशि के ऊपर से गोचर जा रहा है। तो इसका मतलब शनि की ढैया का प्रभाव उतना अभी नहीं है कि जितना होना चाहिए, क्योंकि मीन के ऊपर स्वयं देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। कभी कभी आपका 1-1.25 महीने के लिए 45 दिन के आपकी राशि के ऊपर अगर मंगल आता है, तो उस मंगल के आने के कारण आपको पूरा 1.5 महीना क्रोध रहता है, और 1.5 महीना पत्नी झगड़ा करके चली जाती है। यानी कभी भी पत्नी झगड़ा करके जाएगी तो 2-2.25 दिन के लिए, ज्यादा लंबी खिंचेगी तो 15-20 दिन के लिए, और फिर ज्यादा खिंचेगी तो 1 महीने के लिए, और ज्यादा खिंचेगी तो लाल किताब के 45 दिन के उपाय के लिए। लाल किताब में 45 दिन का उपाय होता है। 45 दिन के अंदर 5 ग्रह चेंज हो जाते हैं। अभी मैंने कहा बेटा तुसी एक काम करो, 45 दिन मछली को आटा खिलाओ जाकर के, तुम्हारी पत्नी वापस आ जाएगी। अब 45 दिन बेचारा मछलियों को आटा खिलाए, गोली बना बना करके, 45 दिन में चंद्रमा चेंज हो जाएगा, 2.25 दिन में। तो उसके बाद में बुध चेंज हो जाएगा, उसके बाद शुक्र चेंज हो जाएगा। अगर कलेश हुआ होगा किसी वजह से सूर्य के कारण तो वो भी चेंज हो जाएगा। फिर अपने आप 45 दिन बाद मंगल चेंज होगा, पत्नी की याद तो आएगी आएगी, तो कारगर होगा ही होगा। अब 45 दिन में 5 ग्रह अगर चेंज हो जाए, और लाल किताब वाले बोलते हैं देखा और तुसी कीता ना बेटा, तुसी उपाय कीता कहता हाँ जी कीता। आ गई ना पत्नी, हाँ जी आ गई पत्नी, आ गई, आनी थी 45 दिन में तो। हाँ, अगर 45 दिन से ऊपर अगर उपाय काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब राहु केतु की वजह से पत्नी और पति के बीच में झगड़ा हुआ है। फिर 1.5 साल तक मामला बनने वाला नहीं है। तो ज्योतिष गोचर बहुत जबरदस्त है। लाल किताब वाले कोई पागल नहीं थे, वो भी जिन्होंने लिखी बड़े समझदार थे। उनको ये पता था कि व्यक्ति को इतने दिन उलझा के रखो, उलझा रहेगा बेचारा, गोली बनाता रहेगा, मछलियों को आटा खिलाता रहेगा, खुद तो ये ठंडा हो जाएगा आधा, तो आधी टेंशन तो ये परेशान हो जाएगा कि 44 दिन हो गए, 1 दिन और बचा है,
गुस्सा तो उसका ऐसे ही निकल जाएगा मछलियों को और पानी के पास खड़े खड़े, तो आनंद से वो बन सकता। तो जितने भी लाल किताब में उपाय सारे के सारे मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हैं मोस्टली, क्योंकि वो लोग इतने दिमाग के तेज थे ऋषि, उनको पता था कि घर में कब झगड़ा होगा और कब इनको कहीं ना कहीं अलग अलग उपाय बताने। अब झगड़ा शाम को होता है 7-8 बजे के आसपास, अब होगा तो तभी जब ऑफिस से पति आएगा, और उसी टाइम अगर आप पत्नी को भेज दो मंदिर में दूध चढ़ाने के लिए शिवलिंग के ऊपर, तो वो तो ठंडी होके आएगी, गुस्से में रहेगी नहीं। आदमी भी थोड़ा इंतजार करेगा, चाय पानी अपने आप पी लेगा। तो ये क्या है कि मानसिक डिप्रेशन में रहने वाले आदमियों के लिए सबसे बेस्ट उपाय होते हैं कि जो आदमी थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में रहता हो, टेंशन में रहता हो, उसको डर लगता हो, भय लगता हो, उनके लिए लाल किताब के उपाय बेस्ट होते हैं। उनको बताते रहो तुम ये काम करते रहो, तो जब वो ये काम करते रहेंगे तो इधर उधर अपना कहीं ना कहीं वो भटकते रहेंगे। तो मैं आपको गोचर की जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि गोचर की शुरुआत हुई कि अगर कोई भी ग्रह आपकी राशि के ऊपर से मूव करेगा, मंगल मूव करेगा तो आपको क्रोध आएगा, और 12 राशियों पर एक साल के अंदर सूर्य भी कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन करता है, और जब आपकी राशि के ऊपर सूर्य परिवर्तन करता है तो उस समय आपको कहीं ना कहीं क्रोध की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आपके बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं, लेकिन कोई महीना एक ऐसा आएगा आपका 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में एक ऐसा महीना आपका आएगा, उस समय पर आपको ये पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी कि मेरे पेट में तकलीफ हो रही है या घर में तनाव हो रहा है। अब आपका सूर्य कहां पर उस समय मूवमेंट में है? मान लो मेष लगन है आपकी, और मेष लगन के अंदर 12 महीने की प्रोडक्शन अगर आपको करनी है, और मेष लगन के अंदर सूर्य लगन में आकर के अगर बैठता है तो वहां उच्च अवस्था में होगा। जब उच्च अवस्था में होगा तो आपका ब्रेन लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि बुद्धि स्थान का स्वामी सूर्य उच्च होकर के बैठा हुआ है। आपका ब्रेन लेवल हाई होगा तो आप सामने वाले को समझेंगे कुछ नहीं। अगर आपको मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, धन दौलत आपके ऊपर बढ़ जाए, सूर्य उच्च अवस्था में हो तो सामने नीच दृष्टि से देखेगा। जब वो नीच दृष्टि से देखेगा तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। सेकंड हाउस में सूर्य का मूवमेंट अगर चला जाए, अब फर्स्ट हाउस में रहेगा तो 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक रहेगा। यहां पर भी उसकी वेरिएशन है। पहले 10 दिन वो उच्च अवस्था में रहेगा, पहले 10 दिन, क्योंकि 0 से 10 डिग्री परम उच्च होता है। उस समय आप ये बोल सकते हैं कि जो काम करना है 10 दिनों में कर डालो। इस समय जो करोगे ना उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बड़ा जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग स्थिति है इस समय ग्रह की। अब 10 डिग्री के बाद क्या होगा? पंडित जी आपने तो ये बोला था कि पूरा 1 महीना उच्च का है, कर लो जो करना है। मेरे तो 10-12 दिन ही काम अच्छा चला, शेयर बाजार में अच्छा पैसा कमाया, मुझे ऑर्डर भी मिले, सारा कुछ हुआ। अब तो मैं खाली बैठा हूं, मेरा काम ही कुछ नहीं है। आपका काम क्यों नहीं हुआ? एस्ट्रोलॉजी ये कहती है, एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि आप डे टू डे 1-1 डिग्री की प्रेडिक्शन अगर करते हो तो आप जैसा ज्योतिषी वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता, बशर्ते ध्यान करके। थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आप प्रेडिक्शन करते हो तो आप जो बोलोगे वही होगा। हमें कमेंट आते हैं यूट्यूब पर, पहले टीवी के माध्यम से आते थे। मैं हमेशा लिखता हूं कि ये 5 दिन, ये 10 दिन, ये ऐसा, ये वैसा, इन कामों में करिए। और जो लोग उस समय वो काम करते हैं, या हम भी खुद उन कामों को करते हैं, तो सफलता मिलती है। इसका मतलब ऑल द टाइम हमारा ब्रेन कंसिस्टेंसी में कभी नहीं होता। सूर्य लगन के अंदर उच्च अवस्था में होता है, मेष लगन के अंदर पहले 10 दिन वो खूब अच्छा काम करेगा। उसके पीछे ऋषि पाराशर जी ने ये लॉजिक दिया है। लॉजिक ये है कि ग्रहों की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था।
0 से 10 डिग्री के बीच वो जागृत अवस्था में रहेगा और 0 से 10 डिग्री में वो परम उच्च भी रहेगा। इसलिए जो काम करना चाहते कर डालो तो काम होगा आपका। सेकंड हाउस के अंदर शुक्र के साथ उसकी दुश्मनी है। बुद्धि स्थान का स्वामी धनभाग के ऊपर बैठा हुआ है, दुश्मनी लेकर के बैठा हुआ है और धन के ऊपर बैठा हुआ है। गलत डिसीजन के कारण आपके धन का नुकसान हो जाएगा। आपने सोचा कि मैं इसमें फाइनेंस में लगा देता हूं, LIC ने जैसे अडानी साहब के यहाँ पे लगा दिया, LIC का हजारों करोड़ डूब गया। जिन लोगों ने LIC में पैसा लगाया था उन LIC वालों का भी नुकसान हुआ और साथ में दूसरे लोगों का भी नुकसान हुआ। तीसरे भाव के अंदर सूर्य का मूवमेंट है। जब तीसरे भाव में सूर्य का मूवमेंट रहेगा, मई से जून के बीच में चलेगा वो, जब मई से जून के बीच में वहां पर रहेगा, थर्ड हाउस में गोचर के अंदर ऋषि पाराशर जी कहते हैं पाराशर होरा शास्त्र में कि थर्ड हाउस में सूर्य पावरफुल हो जाता है और शुभ फल देता है। यहां पर वो मिथुन राशि में होगा और मिथुन राशि उसकी सम है, बशर्ते उसका वध नहीं होना चाहिए। उसका वेद, जो ज्योतिषीय और संस्कृत का वर्ड है उसको बोलते हैं वेद, लेकिन जनरल भाषा में उसको हम वध बोल देते हैं कि उसको मार दिया गया, उस ग्रह की शुभता जो है उसको खत्म कर दिया गया। इस पीरियड में आप मेहनत से, दिमाग से और बुद्धि से अच्छा कर सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अभी कर्क राशि के अंदर सूर्य चला जाए, कर्क राशि में जब सूर्य जाएगा तो यहां कमजोर हो जाएगा वो। एक तो चौथा भाव जल का है, कर्क राशि जल की है और वहां पर एंटी दिशा में है। जैसे कि लगन में बलवान था, लगन का कारक था, अग्नि कारक राशि में था, अग्नि कारक भाव में था, जस्ट वो चौथे भाव के अंदर कमजोर हो जाता है। यहां पर अपनी राशि से 12वें भाव में भी हो जाता है तो उसके फल में कमी आ जाएगी। स्वराशि के अंदर जब सूर्य चलेगा तो याद रख लीजिए, स्वराशि में जिसका सूर्य हो 3 पुत्र का योग निश्चित तौर पर बन जाता है। बशर्ते पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर पाप प्रभाव भी अगर है तो अभी गर्भ नष्ट हो सकते हैं, लेकिन स्वराशि का सूर्य यहां पुत्र प्रधानता देता है, ज्यादा यहां पर बच्चे पुत्र ही होते हैं। आपके दिमाग बुद्धि का स्वामी सूर्य हाई लेवल का प्लेनेट है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जबरदस्त योग बनाएगा। और यही सूर्य अगर छठे भाव में चला जाए तो छठे भाव में दुश्मनों को कुचलता है। छठे भाव के अंदर उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है जब छठे भाव के अंदर ज्यादातर ग्रह कमजोर अवस्था में हो जाते हैं। सप्तम भाव में नीच हो जाएगा, लगन के अंदर उच्च हुआ और सप्तम में नीच हुआ। अब पंचम भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको वो कमजोर कर देगा। अष्टम भाव फिर जलीय भाव है, संतान हानि। यहां काक बंध्या योग, एक ही संतान मुश्किल से होती है, उसके बाद संतान नहीं होती है। अगर होती है तो हो करके मृत्यु को प्राप्त होती रहती है। अगर सुप्रभाव होगा तो ही संभव है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 9वें भाव में सूर्य अपनी राशि से पंचम त्रिकोण के अंदर चला जाएगा, संतान आपकी अच्छी होगी और साथ में पौत्र की प्राप्ति, नाती पोते। और 10वें भाव के अंदर अगर सूर्य जाएगा यहां फिर पावरफुल हो जाता है, गोचर के अंदर फिर पावरफुल हो जाएगा। और 10वें भाव में पावरफुल होने का मतलब है कि सरकारी काम बनेंगे। सरकारी काम जितने भी हैं, सरकार से संबंधित जितने भी काम है, चाहे सरकारी नौकरी हो, ड्राइवर से लेकर IAS IPS तक की नौकरी हो, जज की नौकरी हो, चाहे आपकी पुलिस कप्तान की नौकरी हो, SSP की हो, किसी की भी हो, या आपके सूर्य से रिलेटेड यानी सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी टेंडर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। या गवर्नमेंट में आपकी सप्लाई है, आप कैंटीन में, सरकारी कैंटीन में, पुलिस कैंटीन के अंदर कोई भी चीज की सप्लाई करते हो, उसमें भी जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां पावरफुल हो जाता है। और 11वें भाव में भी सूर्य पावरफुल होता है। अगर आपकी इंडस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सप्लाईज हैं या जिनमें हीटिंग एलिमेंट यूज होते हैं, भट्टियां हैं, फर्नेसेस हैं, ईंट भट्टे हैं, तो इस तरह के कामों में आपको भारी सफलता और विदेशों से भी सफलता मिलती है।
और 12वें भाव में सूर्य फिर आंखों की रोशनी को कमजोर कर देता है, संतान की हानि करता है, संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो इस प्रकार से गोचर के अंदर आपका जो लगन नक्षत्र है, उस लगन नक्षत्र पर यह प्रेडिक्शन चलेगी। और अगर आपकी राशि है तो फिर चंद्र राशि के ऊपर, जहां पर आपका चंद्रमा का नक्षत्र था, जो चंद्र राशि थी, वहां से उसकी प्रेडिक्शन चालू होती है। अब आपको किसी को 2 से 3 मिनट में कोई प्रश्न पूछने तो पूछ सकते हैं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अरुण जी को, त्रिलोक जी को। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा रहा, शानदार प्रोग्राम रहा, आप बधाई के पात्र हैं। गुरु मंगल की युति के ऊपर बोलने के लिए मुझे बुलाया। विषय बहुत लंबा है गुरु मंगल का, लेकिन 4-6 पॉइंट में इसके बताता हूं। अब मेष लगन में अगर गुरु मंगल में लेके चलूं, जैसे कभी मैंने मंगल सूर्य की बात करी, और वृष लगन में गुरु मंगल लेकर के चलूं और मीन लगन में लेके चलूं, 12 लगन और 12 144 दूनी 288 फल। कितना? 288 फल इसके हो जाएंगे। और 288 फलों को मैं बोलूं तो पूरी रात निकल जाएगी। इसलिए मैंने जाकर नायक को बोला था, न्यूज 18 के ऊपर राखी जी, जाकर नायक से मेरी ऑनलाइन डिबेट चल रही थी, बोले शास्त्रार्थ में कर लो। मैं कहा मैं तो तैयार हूं, न्यूज 18 का कैमरा लगा दो, मैं पूरी रात कर लो। मैं कहा मेरे पास तो मेटेरियल इतना है बोलने के लिए, अगर मैं मंगल और गुरु के ऊपर बोलूं तो मुझे शाम हो जाएगी। लेकिन फिर भी 2 पुरुष ग्रह अगर एक साथ बैठे हो तो क्या कर सकते हैं? मेन उद्देश्य है कि गुरु और मंगल अगर पुरुष की कुंडली के अंदर बैठे हो, सप्तम में बैठे हो या अष्टम में बैठे हो या द्वादश में बैठे हो, तो होमोसेक्सुअल योग बना देते हैं। होमोसेक्सुअलिटी, पुरुष का पुरुष के साथ मिलन, ये योग बनता है। और अगर लड़की की कुंडली के अंदर इन्हीं वालों पर गुरु और मंगल की युति हो तो विधवा योग बना देते हैं। लेकिन ये योग 288 योगों में सब जगह इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं एक लगन में आपको जानकारी देता हूं, 12 लगनों में आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मीन लगन की बात करता हूं मैं, एक लगन मैंने स्टार्टिंग की ले ली, एक लास्ट की ले लेता हूं। मीन लगन के अंदर मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होता है, द्वितीय भाव मारक होता है, और अपने से अष्टम यानी भाग्य स्थान का स्वामी होता है। और देव गुरु बृहस्पति दशमेश और साथ में लग्नेश भी होता है। दोनों अगर लगन में बैठे हुए और लड़की की कुंडली हो तो पति का जो कारक है उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, लगन में मंगलिक योग बनाएगा, मारक मंगलिक योग बनाएगा, और वो विवाह स्थान को देखेगा, विवाह स्थान के कारक को देखेगा। और गलती से अगर बुध उसकी दृष्टि में हुआ तो मंगल गुरु की युति लगन में अगर हुई तो उस समय पति पत्नी में से किसी एक को मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा, क्योंकि मारक प्रभाव उसका खत्म नहीं हो सकता। दूसरे भाव में मंगल और गुरु की युति हो, लग्नेश अपने मित्र के घर में बैठा है, बृहस्पति यहां पर अपनी दशा के अंदर पैसा देना शुरू करेगा, और मंगल स्वराशि के अंदर काफी लॉजिकल और इंटेलिजेंट बनाएगा, वो भी आपको बाहुबल और बुद्धि से पैसा देने का योग बनेगा। लगन के अंदर कुछ और योग बन रहा था और सेकंड के अंदर दूसरे भाव में जाने पर ये कुछ और योग हो जाता है। तीसरे भाव के अंदर बृहस्पति निष्फली हो जाएगा और यहां पर तीसरे भाव में बलवान हो जाएगा मंगल। मंगल शत्रु राशि के अंदर बैठेगा लेकिन फिर भी बलवान हो जाएगा। और यहां पर मंगल गुरु की अगर युति हो तो बड़े भाई और छोटे भाई इनको कहीं ना कहीं कष्टकारी योग बनाएगा। और चौथे भाव में मंगल गुरु की नीच हो, युति हो, तो मंगल यहां पर नीच होगा और बृहस्पति यहां पर उच्च होगा। एक ही घर के अंदर एक नीच और एक उच्च अवस्था में रहेगा। अब यहां मंगल मार्केश होकर के नीच है, पिता स्थान का स्वामी होकर के वहां से नीच है, और बृहस्पति उच्च अवस्था में है। परिवार में किसी को हेल्थ इश्यूज आना, मां के ऊपर तकलीफ आना,
माता पिता की हेल्थ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आना, ये मंगल गुरु का प्रभाव यहां पर रहेगा। नीचभंग राजयोग का भी प्रभाव रहेगा और साथ में गुरु का यहां पर हंस नाम का राजयोग भी बनेगा। अब यहां नीचभंग राजयोग की अगर हम बात करें तो यहां मंगल नीच हो जाता है और मंगल 5 प्रकार से यहां पर नीचभंग राजयोग बनाएगा। मंगल जिस राशि में उच्च होता है वो केंद्र में हो, चंद्रमा केंद्र में हो, चंद्रमा इसको देखता हो, ये उच्च शनि की राशि में होता है, शनि केंद्र में हो, तो जाकर के ये नीचभंग राजयोग बन जाएगा। या यहां पर जैसे कि चंद्र की और मंगल की युति हो तो ये 5 प्रकार से यहां पर नीचता खत्म करेगा। मंगल गुरु की युति अगर पंचम भाव में हो तो मंगल यहां से अपने से चौथे होगा, अपने से पंचम होगा। एजुकेशन, इंटेलिजेंसी, इंजीनियरिंग फील्ड, आर्किटेक्चर फील्ड, इन फील्डों में एरोनॉटिक्स फील्ड के अंदर काफी अच्छा करेगा। मंगल गुरु छठे भाव में अगर बैठ जाए तो दरिद्र योग बनेगा। यहां धन भाव का स्वामी छठे भाव में है और साथ में लग्नेश गुरु भी यहां पर बैठा हुआ है। लग्नेश 6-8 बारे में जाए, धनेश भी 6-8 बारे में चला जाए, जब तक इन योगों के दूसरे योग ना बने, जब तक यहां पर आपके पास कर्जा हमेशा बना रहेगा। मीन लगन में अगर छठे भाव के अंदर गुरु बैठा हो तो आपको कहीं तकलीफ रहेगी। सप्तम भाव के अंदर बैठने पर मंगल और गुरु की युति लड़की की कुंडली के अंदर विधवा योग बना देगी। तो यहां पर अगर मीन लगन हो, मंगल और गुरु एक साथ हो सप्तम भाव में, तो मीन के अंदर मंगल और गुरु दोनों सप्तम भाव में बैठे हो और ये लड़की की कुंडली हो, तो यहां क्यों इस प्रकार का योग बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। ऋषि पारसर जी इस विषय में क्या बोलते हैं। मार्केश मंगल शत्रु राशि के अंदर बुध की राशि में बैठेगा, भाव को पीड़ित करेगा। भाव का कारक लड़की के लिए बृहस्पति पति का कारक होता है, उसको पीड़ित करेगा। और दूसरा भाव मारक है, मार्केश होकर के मारक भाव में बैठना। इसलिए जिन लड़कियों की कुंडलियों में मंगल गुरु की युति सप्तम भाव में बैठी हो तो वहां पर ऐसी लड़कियों की शादी सोच समझ करके कुंडली मिला के करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं तकलीफ सामने दिखाई देगी। इसलिए कहा है ऋषि पारसर जी ने, स्थान हानि करोति जीव पाप प्रभावे। और सप्तम भाव गते बृहस्पति जो होता है स्त्री की कुंडली में वैवाहिक जीवन को नुकसान इसलिए कर देता है कि वो वहां का कारक भी है और कारको भावनाश, यानी कारक भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जरा सा भी पाप प्रभाव में हुआ उस भाव का नाश कर देगा, उसको खत्म कर देगा। उनके सूत्र हैं, उन सूत्रों की विवेचना करना हमारा फर्ज बनता है। जैसे कि हमारे विद्वान जोशी ने बोला कि गुरु मंगल की युति के बारे में बताइए। अभी तो मैं एक ही राशि के ऊपर बोल रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि वक्ता बहुत है, और अगर इसको और लंबा करना शुरू कर दिया तो ये पूरा प्रोग्राम फिर मेरे ही हवाले हो जाएगा। अष्टम भाव में गुरु मंगल की युति भी यहां पर नुकसान करेगी। पति पत्नी में से किसी के वैधव्य योग विधवा योग बनेगा। अगर पाकिस्तान पर बैठे हैं गुरु और मंगल, मंगल यहां स्वराशि के अंदर है, यहां पर एक राजयोग बन जाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग। जैसे कि पंचम में केंद्र त्रिकोण राजयोग एक बना, यहां पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और ये राजयोग आपके पिता के लिए, आपके भाग्य के लिए, अपने दम पर, अपने बाहुबल पर अपने भाग्योदय को कर सकते हैं। कितने लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने दम पर ऊंचाइयों को छूते हैं, उनके कोई आगे पीछे नहीं होता, वो मेहनत करते जाते हैं, ऊपर चलते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो यहां पर बहुत अच्छा भी योग करेगा। एक ही लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति और सेनापति मंगल कहीं तो होमोसेक्सुअल योग बना रहे हैं, कहीं पर वो विधवा योग बना रहे हैं,
कहीं पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, कहीं पर नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। बड़ा विचित्र विज्ञान है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्योतिष तो बकवास है। क्या है? शनि गिर गया तो कचूमर निकाल देगा। अरे बाबा, कचूमर तो तब निकालेगा जब शनि गिरेगा। शनि गिरेगा कहां से? इन पाकिस्तान वालों पे शनि नहीं लगता। अरे लगता है ना पाकिस्तान वालों पर। नवाज शरीफ पे लगा 7.5 साल के लिए, तो 7.5 साल के लिए देश निकाला हो गया बेचारे का। उन पे भी लगता है, इमरान खान पे भी लगा हुआ है, सब पे लगता है, किस पे नहीं लगता? और लगा तो बाबा पे भी था। शनि की 7.5 ही लगी थी। ये जितने भी दाढ़ी वाले हैं मेरे को छोड़ के अरे ये लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो ज्योतिष की बुराई करते हैं, मैं कहता हूं कि अगर ये ज्योतिष सम्मेलन भी अटेंड कर लेना तो ये सब इनकी शरणों में आ जाएंगे, इनकी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। अरे सीखो तो सही। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, क्या मैं पाखंड में बोल रहा हूं? मैं हर बात के लॉजिक पे बोल रहा हूं, लॉजिकल बात रख रहा हूं, और वो प्रैक्टिकली इस दुनिया में हो रहा है। वो सत्य है। ढूंढ के लाओ, देख के लाओ, वो सत्य मिलेगा आपको। अगर 10वें भाव के अंदर बैठे हो तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ साथ यहां पर हंस नाम का राजयोग भी बनेगा। 11वें भाव में बृहस्पति यहां पर नीच हो जाएगा और मंगल उच्च हो जाएगा। देखिए, 4थे भाव के अंदर नीच हुआ, बृहस्पति उच्च हुआ, बृहस्पति नीच हुआ, मंगल उच्च हो गया। मंगल का उच्च होने का मतलब है कि आप पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन बृहस्पति का नीच होने का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्बेंस आएगी, आपका लीवर फेल होगा, आपके लीवर की सर्जरी हो सकती है, लीवर प्लांट हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी आपको। और 12वें भाव में मंगल और बृहस्पति की अगर युति हो जाए तो ऐसी लड़की को पति का सुख नहीं मिलेगा, और लड़के की कुंडली अगर होगी तो उसको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं, शादी होती है, बड़ी मुश्किल से एक बच्चा पैदा करते हैं, उनको अपनी पत्नी से कोई लगाव नहीं होता, अपने बॉयफ्रेंड यानी मेल टू मेल बॉयफ्रेंड, उनके साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यह है ज्योतिष। बड़ा गंभीर, बड़ा पवित्र विज्ञान है। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कभी सम्मेलन कोई होगा तो आप बताना कि मुझे किस टॉपिक पे बोलना है, मैं उसी टॉपिक पे बोलूंगा, क्योंकि वक्ता बहुत है और मैंने काफी समय ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।